तो जैसा कि यहाँ पे देखा गया, सिर्फ कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे आप ओवरऑल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, जिसकी वजह से हमने देखा गया फालतू में सेंसलाइजेशन हुआ, मिस इंटरप्रिटेशन हुआ इस पेपर की जो फाइंडिंग्स हुई थी। जबकि एनएफएचएस सर्वे की बात करते हैं तो जो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट है उसमें डिक्लाइन देखा गया, जो कि 22 वर्षा है, जो कि ये पेपर बोल सकते हैं कि बोल रहा है। तो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आपको बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ चलना है और पॉलिसी इंटरवेंशन बीच बीच में, जिसके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जितनी दी जा रही हैं वो इम्प्रूव करने की बात होनी चाहिए। तो बैलेंस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर रिलीजियस डेमोग्राफी की हम बात करें। एंड पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो बेसिकली लीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसी जो रिपोर्ट्स होती हैं जो कि पॉलिटिकली नरेटिव से ड्रिवन होती हैं, वो एक मिस इंटरप्रिटेशन लेके आती हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर। तो फैक्ट चेकिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। Then next we are talking about the new light-based tool which could cut the cost of spotting viral infection. तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि लाइट को यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? और ये क्विक होगा, इजी होगा और कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिससे वायरल इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि एक जो सेल है जो इन्फेक्टेड है उसको लाइट का यूज करके हम डिटेक्ट करेंगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है सेल के अंदर। और स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से जो सेल है उसकी शेप, साइज और फीचर सब चेंज हो जाता है। एंड जब ये इन्फेक्शन जो है अपर हैंड गेन कर लेता है बॉडी के अंदर तो हम डिजीज्ड पर्सन बोलते हैं उसको, कि इन्फेक्शन फैल गया है इनके अंदर या वायरल डिजीज इनको हो गई है। तो कैसे यूज किया जाएगा? तो एक टेक्निक है जिसमें इन्फेक्टेड सेल को आइसोलेट किया जाएगा, उसमें केमिकल रीएजेंट को ऐड किया जाएगा जिसकी वजह से जो रीएजेंट है वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट जो इंजाइम्स हैं उस सेल के अंदर वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जिसकी वजह से रीएजेंट जो है वो रिएक्ट करेगा एंड पर्पल क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा, जिसको फॉर्मेजन बोल रहे हैं हम। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है, ये कलर चेंज होना ही रिसर्चर्स को बताएगा जो सेल है उसको पॉसिबिलिटी है कि वो वायरल इन्फेक्टेड है। तो जो सेल दैट इज डाइंग ऑफ वायरल इन्फेक्शन दे लैक दीज enzymes एंड दे प्रोड्यूस लिटिल टू नो अमाउंट ऑफ फॉर्मेजन क्रिस्टल्स। तो जो फॉर्मेजन क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं उसके द्वारा, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी के द्वारा हमें पता चलेगा कि वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो ये चीपर होगा हमारे स्टैंडर्ड मेथड से, फास्टर होगा और हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। तो जो सेल्स हैं और जो लाइट पैटर्न है वो फिंगरप्रिंट बेसिकली दिखाएंगे हमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स का एक तरीके से। हम्म। तो वायरल एंड बर्ड फ्लू आउटब्रेक की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें इफेक्ट किया 131 मिलियन पोल्ट्री को इन 81 कंट्रीज 2022 से लेके 23 के बीच में, एज एज असोर्टेड बाय WHO। तो पीसीआर टेस्टिंग हमने की कोविड-19 के अंदर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन टेस्ट, जहाँ पे एंटीजेंस एंटीजन टेस्ट, जिसमें डिटेक्ट किया गया बेसिकली जीन्स को या प्रोटीन्स को जो एसोसिएटेड थे उस वायरस के साथ। तो रैपिड डिटेक्शन, रिपोर्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एनिमल आउटब्रेक्स, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऐसी टेक्नोलॉजी। तो फॉर्मेजन क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे पर्पल कलर के, उससे हमें पता चलेगा कि वायरली इन्फेक्टेड है कि नहीं है। एंड वी विल बी यूजिंग लाइट, जिसमें डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, डिफ्रैक्शन मतलब जो लाइट वेव हमारी है वो स्प्रेड आउट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स के अंदर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे देखा जाएगा। तो उस डिफ्रैक्टेड लाइट से जो पैटर्न्स बनेंगे और फॉर्मेजन से जो क्रिस्टल से कलर चेंज होएगा उससे हमें पता चलेगा। इसके अलावा वो मोर वोल्केनिज्म ऑन वीनस देन प्रीवियसली नोन।
तो वीनस की यहाँ पे बात हो रही है उनके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, जहाँ पे प्लैनेट की जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसको अर्थ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, एंड ओवरऑल इंक्रीज देखा जा रहा है वीनस की वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंदर। तो नासा के द्वारा स्पेसक्राफ्ट है मैगेलन, जो कि 1990 से लेके 1992 के बीच में रडार इमेजेस ऑब्टेन किया है, उसने मैप किया है अबाउट 98% ऑफ जो वीनस का सरफेस है। तो मैगेलन स्पेसक्राफ्ट, एंड क्या इंडिकेट करती हैं ये रडार इमेजेस? ये इंडिकेट करती हैं कि एक लावा फ्लो अबाउट 30 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रॉक वो पाया गया है। और एक और जो कहाँ पे पाया गया है, ये रीजन सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं एस्टेला रेगियो। इसके अलावा एक और बड़ी साइट पाई गई है जहाँ पे वॉल्केनिक प्लेन का रीजन पाया गया, नायोबी प्लानिटिया, जहाँ पे 45 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रॉक जो थी वो प्रोड्यूस की गई है बाय द लावा फ्लो। तो नायोबी प्लानिटिया जो है यहाँ पे शील्ड वॉल्केनो मिले हैं। शील्ड वॉल्केनो मतलब उनकी जो ओपनिंग होती है वो ब्रॉड होती है, जेंटल स्लोप होती है और लो विस्कोसिटी होती है लावा की, मतलब ज्यादा दूर तक जो लावा फ्लो है वो जाता है। एंड वीनस इस हमारे पेपर के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीनस और जो यूरेनस है वो क्लॉकवाइज बेसिकली बोल सकते हैं स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। बाकी अगर प्लैनेट्स की बात करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं अपने एक्सिस पे। एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है इसके अंदर। एंड वीनस पे एक दिन जो है इट इज लॉन्गर देन अ ईयर। तो इसरो का भी वीनस ऑर्बिटर मिशन था जिसका नाम था शुक्रयान 1। फर्स्ट मिशन था इसरो का टू द प्लैनेट वीनस। तो 3 रीजन की यहाँ पे बात हुई, एस्टेला रेगो, इसके अलावा नायोबी प्लानिटिया जहाँ पे शील्ड वॉल्केनो मिले हमको, इसके अलावा एटला रेगो जहाँ पे इक्वेटर, वीनस का जो इक्वेटर है उसके पास देखा गया एक्सपैंड हुआ और शेप जो है चेंज हुई, जो वॉल्केनिक वेंट्स थी वहां पे। वॉल्केनिक वेंट कहाँ पे? मैट मॉन्स रीजन के अंदर। तो एटला रेगो, नायोबी प्लानिटिया, शील्ड वॉल्केनो, इसके अलावा एस्टेला रेगो। हम्म। तो बेसिकली इंटरनल हीट और जियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में एक्टिविटी शो करता है जब हम उसकी वॉल्केनिक एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। इंसाइट्स देता है हमें कि थर्मल एवोल्यूशन कैसे हो रहा है प्लैनेट का, एंड स्ट्रक्चर कैसे हम देख सकते हैं, लावा फ्लो हो रहा है फिर उसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड वीनस जो है वो थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में आफ्टर द सन एंड द मून। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेकेशन रेड हेरिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है रूट कॉज की, कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर डिले क्यों होता है। तो देखा जाता है कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का भी रिमार्क जो आया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, सजेस्ट किया कि जो जजेस हैं they will work only a few hours a day and will take they are taking long vacations। ऐसा इस एडवाइजरी काउंसिल में एक रिमार्क आया गया, जहां से डिबेट जो है ये आगे बढ़ी हमारी, कि जो बैकलॉग है और जो वर्कलोड है हमारे जुडिशियल सिस्टम का, वो कैसे हम बोल सकते हैं कि किस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है, कि जजेस लंबी छुट्टियां ले रहे हैं या फिर कुछ थोड़ी देर के लिए वर्क कर रहे हैं इन अ डे, उसकी वजह से, या कोई और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है। एंड इसको सिंप्लीफाई करने की अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जुडिशियल सिस्टम में, जिसमें रूट कॉज जो है वो वैकेशन शेड्यूल नहीं है जजेस का, बट जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर वो मेजर रोल प्ले करती है। जो वैकेंसीज हम देखते हैं, जैसे कुछ कुछ जगह पे तो 30% से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, जैसे बिहार और मेघालय, वहां के जो हाई कोर्ट हैं वहां पे 3 साल से 30 से ज्यादा वैकेंसीज देखी जा रही हैं। जो रिकमेंडेड रेशियो है कि 50 जजेस ओवर पर मिलियन पॉपुलेशन, जो सजेस्ट किया गया था बाय द लॉ कमीशन 1985 में, वो अभी तक कभी मेट हुआ ही नहीं है इन बिहार एंड मेघालय ऑल्सो। इसके अलावा
इंडिया में अगर बात करते हैं 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन होना चाहिए, बट इंडिया में करंटली देयर आर 15 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। तो हम देख सकते हैं बाकी जो ब्रिक्स काउंटर पार्ट्स भी हैं इंडिया के, उनमें भी इससे ज्यादा है जजेस ओवर अ मिलियन पॉपुलेशन। तो इंडिया इस चीज में काफी पीछे है उनसे। तो कॉम्प्लेक्सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएडिक्वेसी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है। क्वालिटी डेफिसिट जो है जजेस में या लॉयर्स में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि प्रोसीजर में डिले होता है, लिटिगेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, अपील्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। तो लीगल टैक्टिक्स यूज जो की जाती हैं और इनएडिक्वेट जो कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोल प्ले करता है इसके अंदर। जो स्टाफ है उसमें भी शॉर्टेज देखी जाती है, कभी टाइपिस्ट नहीं होता तो कभी कोई और, हम देख सकते हैं कि स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आगे और डिले होता है। तो टेक्नोलॉजी का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हम जो रिटन पार्ट है या रिकॉर्ड मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसको डिजिटल कर दें। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि मोर ओवर जो जजेस हैं वो ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो एक एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट का, कहाँ पे, हर कोर्ट के अंदर, ताकि जो मैनेज कर पाए उस कोर्ट को एंड एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाए हमारे पूरे कोर्ट की। तो यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट यही है कि एस्टैब्लिशमेंट किया जाए परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीट का हर कोर्ट के अंदर। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और स्पेशलाइज्ड कोर्ट जो देखे जा रहे हैं, जहाँ पे मेडिएशन की बात भी हमने रिसेंटली की थी, लोक अदालत आ जाता है या दूसरे स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक इशू, तो उनको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बैकलॉग्स को कम किया जा सके। इसके अलावा जो ट्रस्ट है हमारे ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम में वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेंडेंसी के केसेस, पेंडेंसी जो है केसेस के अंदर वो बढ़ रही है, तो रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जैसा कि देखा भी गया था बाय द लॉ कमीशन रिपोर्ट 2009 में। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 4 रीजनल बेंचेस बिठाए जाएं, टू बी लोकेटेड इन दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, ताकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर हियरिंग कर सकें। इसके अलावा वर्क डेज को इंक्रीज करने की जब बात करते हैं तो मलीमत कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, जिसने सजेस्ट किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट शुड वर्क फॉर 206 डेज। एंड उसने ये भी रिकमेंड किया कि जो पीरियड है ऑफ वेकेशन इट शुड बी रिड्यूस बाय 21 डेज बाय कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आ रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो वेकेशन है जजेस की उसकी वजह से पेंडेंसी है, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग हो जाता है हमारा जुडिशियल सिस्टम। इसके अलावा सीजीआई, जो पहले हमारे सीजीआई थे, एनवी रमना, उन्होंने भी प्रपोज किया कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी जो है इंडिया के अंदर उसको सेटअप किया जा सके, ताकि जो ओवरऑल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में एंड जिन केसेस को अर्जेंट अटेंशन चाहिए उनके साथ हम डील कर पाए, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये मेजर इशू देखा गया यहाँ पे कि जो रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं पेंडेंसी में और ओवरऑल जो जुडिशरी सिस्टम लैगिंग रहता है उसमें, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कोर्ट जो जजेस हैं उनकी वैकेंसीज या फिर उनकी जो वेकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी जो है, जिसमें वैकेंसीज आ जाता है, स्टाफ में शॉर्ट कम आ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो जजेस का नंबर है पर मिलियन पॉपुलेशन वो सिर्फ 15 है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देन रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल टेस्ट वाज सक्सेसफुल, किसने कंडक्ट किया, डीआरडीओ ने। हम्म। तो बाकी सारे ऑब्जेक्टिव प्रोपल्शन सिस्टम कंट्रोल और गाइडेंस एल्गोरिदम यहाँ पे देखा गया। तो रुद्रम टू रुद्रम टू एयर टू सरफेस मिसाइल है एंड सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के सीरीज के अंदर ही इसको लेके आया गया। तो एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक कर सकती है, एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की गई है। सॉलिड प्रोपल्शन इंडिजिनियसली डेवलप की गई है। फिर यहाँ पे आता है पांडा डिप्लोमेसी, पहले भी हम देख चुके हैं, और गैंटो डिप्लोमेसी जो कि वियतनाम ने यूज किया था,
क्योंकि जो पाम ऑयल पे अनसस्टेनेबिलिटी टैग लगा था उसके लिए। तो जो मेजर पाम ऑयल इंपोर्टर्स थे उनको वो ऑर्गेन्टो जो है वो ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पे पांडास के साथ देखा गया दैट चाइना विल बी सेंडिंग 2 young giant pandas to Washington DC as a part of the diplomacy efforts। तो सिर्फ यूएस के साथ ही नहीं और भी कंट्रीज के साथ भी चाइना सेम चीज कर चुके हैं, जिनको पांडास दे चुके हैं। तो जायंट पांडास की पहले बात करते हैं। तो चाइना में ये सेंट्रल चाइना वाला जो रीजन है हमारा, उसमें नेटिव हैं जो यांग से रिवर वाला बेसिन है हमारा, वहां पे पर्टिकुलरली ज्यादा मिलते हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है गिफ्ट की तरह या फिर लोन की तरह इन एंडेमिक पांडास को दूसरे कंट्रीज को देती है। किसके लिए? एक सिंबल शो करने के लिए, फ्रेंडशिप और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का। इसलिए इसका नेम पड़ गया पांडा डिप्लोमेसी। तो मिड से लेके लेट 20th सेंचुरी जो है वहां पे देखा गया ज्यादातर जो तांग डायनेस्टी था 7 से लेके 10 सेंचुरी के अंदर, वहां से इस कॉन्सेप्ट को देखते आ रहे हैं हम। तो पांडास को गिफ्ट किया जाता है, जैसे अमेरिका के केस में यहाँ पे देख रहे हैं। तो चाइना जो है इट स्टॉप्ड गिफ्टिंग पांडास 1980s में, बट उसके अलावा उसने लोनिंग करना स्टार्ट किया एट अ फी ऑफ अराउंड 100 million पर ईयर, $100 million पर ईयर। तो गिफ्ट करने की जगह लोन पे बेसिकली हम देख सकते हैं लेंड करने लगे वो पांडास को, जिसमें बिल्डिंग फैसिलिटीज, उनकी केयर हो गई, एग्रीमेंट हो गया, या फिर रिटर्न कब होगा ऑफ स्प्रिंग्स का चाइना को, उनकी बात होने लगी। तो ऐसी कंडीशंस भी उन्होंने रखी। हम्म। और दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं तो कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ भी पांडा डील्स हुई हैं जो कि कंसाइड की हैं उन कंट्रीज की यूरेनियम डील्स के साथ या फिर जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं चाइना के साथ। तो वहां पे पांडा डिप्लोमेसी को देखा गया। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इंडियन लिबरलिज्म, इंडिया लिबरलिज्म एंड इट्स क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। 1 सेकेंड। हम्म। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली लिबरलिज्म के बारे में, जो कि चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया का लिबरलिज्म। किससे? लेफ्ट पार्टी से, लेफ्ट साइड से एंड विंग साइड, राइट साइड से। तो क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है इसमें? 3 चीजों का क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म का, एलिटिज्म का और वेस्टर्न कॉलोनाइजिज्म कॉलोनाइलिज्म का। तो इंडिया जो है उसमें लिबरलिज्म की बात करते हैं तो 1990 से ये कॉन्सेप्ट देखा गया और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होता गया, एंड इसने क्रिटिसिज्म और डिक्लाइन दोनों ही देखा। लेफ्ट साइड से देखें तो एलिटिज्म मतलब लिबरलिज्म जो है वो प्रायोरिटी की तरह देखा गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए, कलेक्टिव नीड्स के लिए नहीं। प्रमोटिंग, इसने प्रमोट किया बेसिकली हम बोल सकते हैं इनइक्वालिटी को, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को। इंडिविजुअल लेवल पे हम देख सकते हैं डेंजरस गैप्स देखे गए, हैव क्या आप ले सकते हो और क्या आप नहीं ले सकते हो, जिससे जो डिसएडवांटेज था, डिसएडवांटेज सेक्शन था सोसाइटी का, उसको और भी ज्यादा मार्जिनलाइज किया गया। तो जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट था बेसिकली उसको प्रायोरिटाइज करना सोशल जस्टिस के ऊपर। जो कमिटमेंट है एगैलिटेरियन डेमोक्रेसी की, वो बोल सकते हैं कि इनकम्पैटिबल है इंडिविजुअलिस्टिक मार्केट कैपिटलिज्म जो है उसके द्वारा, जो कि प्रमोट किया गया बाय लिबरलिज्म। तो क्रिटिसिज्म राइट की साइड से क्या आया कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है उसके ऊपर इन्फोसिस होना चाहिए, उसके ऊपर इन्फोसिस हुआ। जैसे कि वेस्टर्न कॉलोनियल इंपोर्ट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे, कि उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है इंडिया के ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के साथ, इंडियन पीपल जैसे उनका जो वे ऑफ लिविंग है। तो ट्रेडिशनल रूट्स और आइडेंटिटी से डिस्कनेक्शन देखने की बात की गई है बाय द राइट क्रिटिसिज्म। तो लिबरलिज्म भी जो है वो हम बोल सकते हैं डीपली रोटेड है इंडियन सोसाइटी में। जैसा यहाँ पे कोट किया गया है बाय अमर्त्य सेन कि जो की वैल्यूज है लिबरलिज्म की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्फेसिस डालता है इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, सोशल सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डीपली इनग्रेन्ड है इंडियन सोसाइटी में एंशियंट टाइम से ही। तो लिबरल वैल्यूज जो है वो हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे ट्रेडिशन में पहले से ही पाई जाती हैं। हम्म। तो क्या सोल्यूशन यहाँ पे प्रपोज किया गया है लिबरलिज्म को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए इंडिया के अंदर? तो बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशन है और जो आइडेंटिटी है,
जो रूट है हमारी, उसको और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेन मैनर में एड्रेस किया जा सके। जो मार्जिनलाइज सेक्शन की फीलिंग्स है उनको ओवरलुक ना किया जाए सिर्फ आपके कॉर्पोरेट चीजों के लिए, कॉर्पोरेट फायदे के लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी, इन वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करें हम लिबरल थॉट के अंदर। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं उनको और इंक्लूसिव बनाएं, सोशली जस्ट बनाएं। अप्रोच जो है हमारी मार्केट को लेके, फ्री एंटरप्राइज को लेके, उसको हम और भी ज्यादा बैलेंस कर पाए। और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी लेके आए जिसमें डिसेंट्रलाइज पावर हो, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट सेक्टर्स की बढ़ पाए हमारी, एंड जो गवर्नमेंट का आउटरीच है और सर्वेलेंस है वो इश्यूज के लिए बढ़ पाए। तो बेसिक कंसेंसस हम डेवलप कर पाए लिबरल्स के अंदर, ताकि इस क्रिटिसिज्म को भी हम एड्रेस कर पाए। देन नेक्स्ट इज एंडिंग द यूनिपोलैरिटी। तो यूनिपोलैरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। जो यूएस का स्टैंड है उसमें डिफरेंसेस की बात हो रही है कि जो यूएस है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं डबल स्टैंड देता है अपना। उसने रशिया का जो अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर उसको तो कंडेम किया, बट जो इजरायली एक्शन हुए, इजरायली अटैक हुआ ऑन दी गाजा, उसको कंडेम नहीं किया। तो यूएस का जो अप्रोच है वो कैसे कंफ्लिक्टिंग है सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। यूक्रेन में देख सकते हैं उसने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, आर्म्स प्रोवाइड किए, फंडिंग की, एंड सेम चीज उसने इसराइल के साथ की, जबकि जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसको गाजा के साथ करना चाहिए था। तो क्या, कैसे उसके स्टैंड में हम डिफरेंसेस देखते हैं, तो पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे निकल के आता है। तो ट्रेडिशनली जो नैरेटिव आता है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और गाजा के अंदर, दोनों के अंदर जो देखा गया, काफी ज्यादा डायनेमिक है। तो जो यूएस की अप्रोच है उसने एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी को उठाया है हमेशा, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट का, उनकी जो हिस्ट्री थी, जो भी जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट था उनका, उसके बावजूद भी सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है उसका हम ज्यादा रोल देखते हैं यूएस की अप्रोच के अंदर, जिसमें यूएस का अटेम्प्ट हमेशा होता है कि ग्लोबलाइज कर पाए। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूक्रेन और गाजा में हमने देखा भी, जिससे जो रीजनलाइजेशन था इन कॉन्फ्लिक्ट्स का वो और भी ज्यादा बढ़ गया। रशिया और हमास की बात करते हैं तो प्रायोरिटाइज किया उस जगह पे कि रीजनल ऑब्जेक्टिव, हमारी जो रीजनल ऑब्जेक्टिव है उसको प्रायोरिटाइज किया गया, जबकि जो ग्लोबल लेवल पे कंसिडरेशन था उसको उसको हम बोल सकते हैं प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स भी फिर डिवाइड हो गया। ऐसी कंट्रीज थी जो कि यूएस लेड कोलिशन से बाहर थी, उन्होंने रीजनल लेंस से उसको देखा, एंड लोकल कैरेक्टर को देखा। जो यूएस लेड थी वो यूएस की तरह ही उन्होंने एक्ट किया। तो अलायंसेस हम देख सकते हैं शिफ्ट हुई। न्यूट्रलिटी का पॉइंट आता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि अब इमर्ज हुआ। जैसा कि हमने देखा अलायंसेस शिफ्ट हुई टर्की के केस में, जो कि मेंटेन करता है रिलेशनशिप दोनों ही साइड से। तो नया जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप बनता आ रहा है। इसके अलावा रीजनलाइजेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स का, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो चैलेंज बन जाता है हम बोल सकते हैं यूएस के डोमिनेंस को लेके। तो रीजनलाइजेशन का जो चैलेंज है वो यूएस के यूनिपोलर डोमिनेंस के लिए एक चैलेंज हो जाता है, और नेसेसिटेट करता है कि जो नए लोकल ऑर्डर है उनको वो यूएस अडेप्ट करे। अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे रीजनल फोकस अंडरमाइन करता है। जो अब्राहम अकॉर्ड है, जो यूएस है वो अटेम्प्ट करता है कि वो ग्लोबल कंट्रोल लेके आ पाए। तो डिबेट कांस्टेंट यहाँ पे चल रही है रीजनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बीच में। तो फ्यूचर क्या होगा इंटरनेशनल ऑर्डर का, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स पाथ है ये पूरा। तो गारंटी तो है नहीं कोई पीस की, बट हम नेसेसिटेट कर सकते हैं कि नए अप्रोचेस को इनकलकेट किया जा सके, इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी को लेके जाया जा सके, एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यूनिपोलर ना हो। तो यूनिपोलर के आगे हम बढ़ पाए, मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलर होना जरूरी है इसलिए। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ अमृत स्कीम। तो सबसे पहले अमृत है क्या? अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रीजेविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों? ताकि जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डिसएडवांटेज और पुअर सेक्शन की, उसको हम बढ़ा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, ताकि
इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसमें ओपन स्पेसेस होगा, ग्रीनरी होगा, पार्क मेंटेन करें, बनाए नए पार्क्स को। पॉल्यूशन जो है उसको कम करें, जिसमें हम स्विच करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए फैसिलिटी दें रोड्स के साइड पे। इसके अलावा हर घर को एक पानी का कनेक्शन और सीवेज कनेक्शन हम दे पाए। तो मिशन जो है उसमें ऑब्जेक्टिव था कि 500 सिटीज को कवर किया जाएगा, ऐसी सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज हैं। फिर ऐसे ही अमृत 2.0 भी आया, जिसमें सेप्टिक मैनेजमेंट को ऐड किया कि जो सिटीज है वाटर सेफ सिटीज बनाएंगे हम, उनको सीवेज कनेक्शन तो देंगे ही, उसके साथ सेप्टिक मैनेजमेंट भी करेंगे। और कोई भी सीवेज जो है वो ड्रेन नहीं करेगी हमारे रिवर्स के अंदर, इसको मेक श्योर करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था अमृत 2.0 में। तो की हाईलाइट क्या है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की, जैसे दिखाया जा रहा है कि फोकस किया गया है फ्लडिंग के ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रहा है स्टेप वेल्स और बोर वेल्स को रिवाइव करने की, ताकि जो वाटर स्ट्रेस है उसके साथ हम डील कर पाए। तो सिटीज जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है, जयपुर, ग्वालियर, कोलकाता, राजकोट, थाने, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चाइना, सॉरी चेन्नई, इनको सिलेक्ट किया गया है। तो ऐसी सिटीज इनको सिलेक्ट किया गया है क्योंकि इनका डिपेंडेंस हमेशा से रहा है कि एक्वीफायर सिस्टम जो है वहां से ये पानी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। तो जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं उनके इंटरेस्ट के लिए इन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे टेक्निकल पार्टनर, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर, उसके साथ साथ बायोम इन्वायरमेंटल सोल्यूशन करके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे हेल्प करेगी। तो शैलो एक्वीफायर मतलब जिनकी डेप्थ हम बोल सकते हैं 3 मीटर से 5 मीटर के बीच में, उनको रिचार्ज किया जाएगा ताकि जल्दी उनका पानी का लेवल वापस से रिचार्ज किया जा सके, एनर्जी भी कम लगे इफ यू कंपेयर इट टू दी डीपर वंस, दी डीपर एक्वीफायर्स। तो जैसे इनको रिचार्ज किया जाएगा वो लोकल कम्युनिटीज जो है वो यूज कर पाएंगी। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो है वो ज्यादातर देखते हैं कि इन एक्वीफायर्स के ऊपर ही रिलाई करती हैं फॉर दी वाटर सप्लाई। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट भी दिखाई गई है यहाँ पे इन 2022, जो बोलती है कि इंडिया जो है इट वाज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर ग्लोबली। तो जो वाटर स्कार्सिटी है, वाटर स्ट्रेस है, वो हीट स्ट्रेस के साथ बढ़ता जा रहा है। फ्लडिंग सिचुएशन है उसको भी हम ऐसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के द्वारा एड्रेस कर पाएंगे। तो ऐसी जो इंडियन सिटीज हैं जो कि डिपेंड करती है सरफेस वाटर सप्लाई के ऊपर, जैसे रिवर्स, जैसे कि बेंगलुरु के केस में भी हमने देखा, तो अबाउट 40% ऑफ द सप्लाई जो है दैट कम्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो अनचेक्ड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो भी एक मेजर चैलेंज बन जाता है। हम्म। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर प्रीमियर रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, अर्बन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के अंदर है। तो 150 रिजर्वायर्स उनको मॉनिटर किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की सोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उनको फिल किया गया टू जस्ट 40% ऑफ देयर कैपेसिटी। तो नीति आयोग की भी रिपोर्ट आती है जो स्टेट करती है 40% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनके पास एक्सेस ही नहीं है ड्रिंकिंग वाटर के लिए बाय 2030। 31% जो इंडिया का जो हाउस होल्ड्स हैं दे डू नॉट हैव पाइप्ड वाटर सप्लाई। 67% आर नॉट कनेक्टेड टू पाइप सीवेज डिस्चार्ज सिस्टम। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अमृत स्कीम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अमृत स्कीम जो है, इट वॉज मेड फॉर सिटीज विद नो पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीज एंड मैकेनिकल हो गया डिजाइन के अंदर, तो और ज्यादा इंक्लूसिव हम बना सकते हैं बोल सकते हैं अमृत स्कीम को। Then next and last for today, we are talking about open access that is crucial for self-reliance in science. तो नेचर इंडेक्स करके यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है हमारे पास, इनिशिएटिव जैसे कि आई स्टेम, जो किस लिए आए हैं ताकि गैप जो है उसको ब्रिज कर पाए हम एक्सेस के लिए। तो इंडिया का जो साइंस का इकोसिस्टम है वो थर्ड रैंक करता है ग्लोबली।
एंड 11th रैंक करता है रिसर्च क्वालिटी की अगर बात करते हैं, ऐसा हमें नेचर इंडेक्स ने बताया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिएंसी हमने देखी कि नंबर ऑफ जो यूनिवर्सिटीज थे वो इंक्रीज हुए हैं, बट वो भी सफिशिएंट नहीं है फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, जो यूथ हमारी है। इंक्रीज कैसे हुए? 2014 में 760 यूनिवर्सिटीज थी, 2021 में हमने देखा मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज। बट इनके अंदर भी जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो अभी भी लैकिंग है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स कम है, रिसर्च लिटरेचर नहीं है लाइब्रेरीज के अंदर, या फिर एडवांस लैब नहीं है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाए। तो ओपन एक्सेस काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है सेल्फ रिलायंस के लिए साइंस के फील्ड में। ओपन एक्सेस जिससे जो भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है वो फ्रीली अवेलेबल होगी सबके लिए, रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स एंड रिगार्डलेस ऑफ योर फाइनेंशियल बैरियर्स। तो लेटेस्ट रिसर्च जो आ रही है, कोलैबोरेशन हो रही है, इनोवेशन हो रही है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आई स्टेम। क्या है आई स्टेम? जो पब्लिकली फंडेड रिसर्च फैसिलिटीज है नेशन वाइड, उसका कैटलॉग बेसिकली ये है, एंड सभी रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल होगा ये। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सेंट्रलाइज मॉडल प्रपोज किया गया था सब्सक्रिप्शन के लिए, कि जितनी भी साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनको हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल किया जाएगा, जो भी हमारे पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन हर यूनिवर्सिटी में। तो एड्रेस कर पाएंगे हम जो साइंटिफिक जर्नल्स होती है, हमारी कमर्शियल जर्नल्स होती है, उनकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होती है कि हम बियर नहीं कर पाते। तो सेंट्रलाइज मॉडल की यहाँ पे बात हुई। तो मेजर फंडिंग बॉडीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के साथ? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई कॉस्ट है, और एकेडमिक पब्लिशिंग मार्केट जो है उसके साथ नेगोशिएशन डिफिकल्ट हो सकता है। हम्म तो इंश्योर नहीं करता है कि लॉन्ग टर्म एक्सेस होगा ही, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी होगी इंडियन रिसर्च की। तो ये कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं हमारे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के साथ। ग्रीन ओपन एक्सेस का चैलेंज है उसको। ग्रीन ओपन एक्सेस यहाँ पे की टर्म दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि जो ऑथर है हमारे, वो बेसिकली डिपॉजिट कर पाएंगे अपने वर्क के वर्जन को किसी भी यूनिवर्सिटी के रिपॉजिटरी में, जिसकी वजह से वो ग्लोबली फ्रीली एक्सेसिबल होगा। तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन हम कर पाएंगे ग्रीन ओपन एक्सेस के द्वारा। लिमिटेशंस क्या क्या आ जाती हैं? इंडिया में फंडिंग एजेंसी जो है, जो कि मैंडेट करेंगी ग्रीन ओए को, वो ढंग से इन्फोर्स अभी तक नहीं हुई है, एंड इसके अलावा ज्यादा इसको प्रमोट भी नहीं किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसको हम लेके आए, ताकि लो कॉस्ट ओवरऑल हो पाए हमारी। हाई क्वालिटी की जो साइंटिफिक पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ा पाए पूरे ग्लोबल साउथ के लिए। तो इसलिए जर्नल सिस्टम जो है उसको इनहेंस करना जरूरी है इंडिया के अंदर। तो ग्रीन ओपन एक्सेस, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एंड ओए, ओवरऑल ओपन एक्सेस, सेल्फ रिलायंस के लिए इन दी साइंटिफिक फील्ड। So we have covered all the important articles for today, and it was a very fruitful and comprehensive session. Thank you so much for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning. Thank you.